मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभुव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी की यह जैन दर्शन की सर्वोत्कृष्ट कृति तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र और उसकी बहुत ही उत्कृष्ट टीका तत्वार्थ राजवार्तिक नामक आचार्य अकलंक देव स्वामी की यह व्याख्या, इसमें कल हमने 5वें सूत्र की चर्चा प्रारंभ की थी। मूल सूत्र नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है, ये मूल सूत्र है। मन नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए। ये चार बातें किसी भी पदार्थ के जानने के संदर्भ में उपयोगी है। नाम और स्थापना, इनकी चर्चा हमने कल अपेक्षित विस्तार से कर ली थी। नाम निक्षेप किसे कहेंगे? वस्तु के गुण धर्म आदि की अपेक्षा रखे बिना जिस शब्द के माध्यम से उसे संबोधित किया जा रहा हो उसे नाम निक्षेप कहेंगे। गुण धर्म की अपेक्षा रखे बिना, कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, उसमें वैसी योग्यता नहीं, और इन सब के बिना जो हमने एक वस्तु को पुकारने के लिए, उसको संबोधन करने के लिए जो कोई भी एक शब्द निश्चित किया, निर्धारित किया, उसे कहेंगे हम नाम निक्षेप। रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, गोपाल, महावीर, विनय, जो भी नाम दिखाई देते हैं, सब किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो सब नाम निक्षेप वाले ही नाम है, क्योंकि उस नाम से उस व्यक्ति को या उस वस्तु को पहचाना जाता है। इससे उसके गुण धर्मों का कोई रिलेशन नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान का यहाँ उदाहरण दिया, जीवत्वपने का उदाहरण दिया, जीवन क्रिया जो है उसके बिना भी हम उसका नाम रख दे रहे हैं, ठीक है ना। ईंधन क्रिया की अपेक्षा के बिना उसे इंद्र नाम रख देना, जीवन क्रिया की अपेक्षा के बिना जीव नाम रख देना। किसी चीज का नाम जीव तो हो सकता है ना, किसी वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम, किसी जड़ पदार्थ का नाम भी जीव हो सकता है, और किसी सजीव, सचेतन, जानवान पदार्थ का नाम भी अचेतन हो सकता है, उद्गल हो सकता है, रूपी हो सकता है। रूपेश तो होता ही है, रूपेश नाम तो होता ही है ना लोगों का। रूपेश क्या है ये? अरे असली में रूपेश तो पुद्गल होता है, क्योंकि रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पुद्गल के गुण हैं। तो रूपेश कौन है? कि रूप का जो धारी है वो रूपेश है। तो रूप का धारी कौन है? रूप मतलब वर्ण नामक गुण, और वर्ण नामक गुण पाया जाता है पुद्गल में। तो हकीकत में तो ये पुद्गल की चर्चा है। तो उससे क्या वो चेतन, क्या वो जीव, क्या वो व्यक्ति उद्गल हो गया है कि नहीं? नहीं, नाम निक्षेप की अपेक्षा से किया गया, कथन समझना चाहिए। स्थापना यह वही है, इस रूप से तदाकार, यह वही है। कौन क्या है? पहचान ले रहे हम उसको, किसी भी बात के आधार पर जो हम प्रतिपादन कर दे रहे हैं वही है, ये वही है, ये वही व्यक्ति है। फोटो को देखकर, चेहरे को देखकर, आकृति को देखकर, मूर्ति को देखकर, प्रतिमा उसकी जो बनाई है उसे देखकर, ये वही व्यक्ति है। ये कहलाएगा तदाकार स्थापना। और उसी प्रकार से जिसका आकार न मिलता हो, आकार भिन्न हो, आकृति भिन्न हो, लेकिन फिर भी किसी वस्तु में उसकी कर दी गई स्थापना, ये कहलाती है अतदाकार स्थापना। ठीक है।
तद आकार स्थापना, अतदाकार स्थापना। तदाकार और अतदाकार ये स्थापना संबंधी बात हुई। अब इसके बाद में द्रव्य और भाव नामक दो निक्षेप हो रहे हैं। इन निक्षेपों की चर्चा चल रही है इस प्रकार से। अब द्रव्य निक्षेप क्या है और भाव निक्षेप क्या है? तो हम कहेंगे भूत भावी पर्यायों के आधार पर द्रव्य को देखना ये द्रव्य निक्षेप है, और उसे वर्तमान पर्याय के आधार पर देखना ये भाव निक्षेप है। क्या है द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप? भूत भावी के आधार पर कथन करना द्रव्य निक्षेप, और वर्तमान मात्र के आधार पर कथन करना ये भाव निक्षेप। तो समझ लीजिए, मैं हमेशा रावण सीता वगैरह का उदाहरण देकर के इस बात को कहता हूँ कि सीता का जीव, आपको पता है, रावण को संबोधन करने के लिए नरक में गया। लक्ष्मण को संबोधन करने नहीं गई, पहले सीता रावण को संबोधन करने गई। हम यह कथन कहते हैं, यह कथन द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से किया गया कथन होगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि भूत भावी पर्यायों के आधार पर कथन किया जा रहा है। ना तो वहां सीता है और न वहां रावण है। कोई एक देवगति का जीव किसी एक नारकी जीव को संबोधन करने के लिए गया और हमने ऐसा कह दिया, देखो देखो सीता रावण को संबोधन करने गई। अरे भैया, सीता यदि रावण को संबोधन करने गई तो वो कौन थी जो यहाँ पृथ्वीमती माता जी के पास में जिसने दीक्षा ले ली थी? रावण यदि नरक में है तो वो कौन था जिसे लंका में दफना दिया गया था? रावण ही था ना वो। तो नरक में कौन है? कि नरक में रावण नहीं है, नरक में तो नारकी है। सीता नहीं है देव में। अरे सीता तो स्त्री है और वो तो देवगति के अंदर एक वो है, 16वें स्वर्ग का प्रतीन्द्र है। तो सीता नहीं है वो, एक प्रतीन्द्र एक नारकी को संबोधन करने के लिए गया, लेकिन हमने न उसे प्रतीन्द्र देखा न उसे नारकी देखा। तो कैसे कथन किया हमने? दोनों को ही भूतकालीन पर्यायों के आधार पर प्रतिपादित किया। कौन सा निक्षेप? द्रव्य। भाव निक्षेप क्या होगा? वर्तमान के आधार पर कथन करें, ये भाव निक्षेप होगा। अब इनके कुछ कुछ भेद बतलाए हैं। न्याय शास्त्रों की अपेक्षा से की गई चर्चा है ना? इतना क्या आप लोगों के समझ में आता है? देखिए अपन बात करते हैं। पेज नंबर 282 राजवार्तिक ग्रंथ का 282 पेज, 282 पेज से अपन बात करेंगे आगे। पैराग्राफ नंबर 3 से 7। आगामी पर्याय की योग्यता वाले उस पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कह रहे हैं? आगामी पर्याय की योग्यता, उस जिस पदार्थ में है आगामी पर्याय की योग्यता वाला पदार्थ, उसे द्रव्य कहते हैं। जो उस समय पर्याय के अभिमुख हो, जैसे इंद्र प्रतिमा के लिए लाए गए काठ को भी इंद्र कहना। इसी तरह जीव पर्याय या सम्यक दर्शन पर्याय के प्रति अभिमुख द्रव्य जीव या द्रव्य सम्यक दर्शन कहा जाएगा। क्या? जीव पर्याय या फिर सम्यक दर्शन पर्याय, उसकी जो अभिमुख है उसे द्रव्य जीव कहेंगे या द्रव्य सम्यक दर्शन कहेंगे। प्रश्न: यदि कोई अजीव जीव पर्याय को धारण करने वाला होता तब तो द्रव्य जीव बन सकता था, अन्यथा नहीं। कितना सही है ना प्रश्न?
अब वो पहले समस्या समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं कि साहब आप ये द्रव्य जीव की बात क्यों कर रहे हो? आप तो ये द्रव्य का मतलब नाम स्थापना द्रव्य भाव वाला द्रव्य, वो द्रव्य नहीं, उस द्रव्य की बात नहीं कर रहे जो गुण पर्याय का समुदाय वाला द्रव्य है। यहाँ कौन से द्रव्य की चर्चा चल रही है? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। तो ये द्रव्य निक्षेप की बात कर रहे हैं। द्रव्य निक्षेप की बात कर रहे हैं। तो क्या है द्रव्य निक्षेप? तो कहा भैया जो काम होने वाला हो उस पर्याय के सन्मुख वस्तु को देखना, ये द्रव्य निक्षेप है। जीव पर्याय तो जीव द्रव्य निक्षेप कह दिया, द्रव्य जीव कह दिया उसे। सम्यक दर्शन पर्याय के अभिमुख हुआ तो द्रव्य सम्यक दर्शन कह दिया उसे। ठीक है ना? अब प्रश्न उठाया है कि साहब सम्यक दर्शन वाली बात तो समझ में आ रही, कोई जीव मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन पर्याय उसके जीवन में प्रकट होने वाली है, इसलिए हमने उसके लिए कह दिया कि ये द्रव्य सम्यक दर्शन वाला जीव है। ठीक है, लेकिन ये जीव में कैसे लागू होगी बात? कोई अजीव जीव बनने वाला हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। देखिए उत्तर, यद्यपि सामान्य रूप से द्रव्य जीव नहीं है, फिर भी मनुष्य आदि विशेष पर्यायों की अपेक्षा द्रव्य जीव का व्यवहार कर लेना चाहिए। माने जो द्रव्य जीव का जो व्यवहार किया गया है, ये किस अपेक्षा से कर लेना चाहिए? मनुष्य आदि विशेष पर्यायों की अपेक्षा से। आगम द्रव्य नो आगम द्रव्य के भेद से द्रव्य दो प्रकार का है। ये आपको चार्ट जैसा बनाना पड़ेगा क्या, तब जाकर के ये बात ख्याल में आएगी आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको? द्रव्य निक्षेप के दो भेद, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य, इसके भेद से द्रव्य दो प्रकार का हो गया। जीव शास्त्र का अभ्यासी, जीव शास्त्र का अभ्यासी पर तत्काल तद विषयक उपयोग से रहित आत्मा आगम द्रव्य जीव है। क्या कहा? जीव शास्त्र का अभ्यासी तो है, लेकिन तत्काल उसका उपयोग नहीं है, तो आगम द्रव्य जीव कहलाएगा। माने द्रव्य जीव या द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। आगम द्रव्य किसे कहेंगे? शास्त्र के आधार पर अभ्यासी तो है, लेकिन जैसे ही पूछा और याद तो थी, पढ़ा हुआ तो है, ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा तो था, अभी तत्काल जवाब नहीं दे सकता, इसे आगम द्रव्य जीव कहेंगे, ऐसे आत्मा को। फिर दूसरा है नो आगम द्रव्य जीव। इसके तीन भेद हैं। ज्ञाता का त्रिकालवर्ती शरीर, भावी पर्यायोन्मुख द्रव्य और कर्म नो कर्म के भेद से तीन प्रकार का होता है। नो आगम द्रव्य जीव तीन प्रकार का है। देखो आप कहाँ से चल रहे थे? सबसे पहले निक्षेप लिखा हमने ऊपर, निक्षेप के नीचे एक एरो बना करके हमने 4 लाइन निकाली उसमें से। पहले का नाम हो गया नाम, फिर दूसरा स्थापना, फिर तीसरा द्रव्य और चौथा भाव। तो नाम में तो कुछ भेद है नहीं, उत्तर भेद। स्थापना के 2 भेद लगा दिए, स्थापना के फिर 2 पार्ट कर दिए, सदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। ठीक है, फिर इसी तरह से द्रव्य के 2 भेद किए, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। ठीक है, फिर जो नो आगम द्रव्य है, उस नो आगम द्रव्य की भी 3 भेद कर दिए। कौन कौन से? एक तो त्रिकालवर्ती शरीर, दूसरा भावी पर्यायोन्मुख और तीसरा
कर्म नौ कर्म का भेद से, कर्म नौ कर्म, ये 3 प्रकार हो गए। अब देखिए आगे, अभी ये चार्ट बनाया है अपन ने, अब समझा रहे हैं इसको। इसमें आगम जीव तो अपन ने समझ लिया, 9 आगम जीव नहीं समझा दिया अपन ने। आगम जीव तो समझ में आ गया ना, आगम जीव किसे कहेंगे? आगम द्रव्य निक्षेप वाला जीव कौन है? वर्तमान में उपयोग से रहित है, वर्तमान में तद विषय ज्ञान से रहित है, तो आगम वाला जीव है। 9 आगम के 3 वेद में पृथक पृथक मीमांसा करते हैं। वर्तमान उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को भाव जीव कहते हैं। नहीं करी उसकी व्याख्या। भाव जीव किसे कहते हैं? 8 से 11 नंबर पैराग्राफ है। वर्तमान उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य, इसको भाव जीव कहते हैं। जीव शास्त्र का अभ्यासी तथा उसके उपयोग में लीन आत्मा आगम भाव जीव है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान उस पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को भाव जीव कहते हैं। जीव शास्त्र का अभ्यासी, जीव शास्त्र का अभ्यासी और उसके उपयोग में लीन आत्मा आगम भाव जीव है। जीवनादि पर्याय वाला जीव 9 आगम भाव जीव है। देखो क्या बात हुई यहाँ, क्या कह रहे हैं? पहले हमने देखा था द्रव्य जीव। द्रव्य जीव कौन था? आगम का ज्ञान तो था। आगम द्रव्य जीव कौन था? आगम का ज्ञान तो था, लेकिन आगम के ज्ञान में उपयोग रहित था। तो पहले उपयोग किया होगा या बाद में किया होगा, इसलिए वो द्रव्य जीव है। लेकिन वर्तमान में जो उसका उपयोग कर रहा है वो आगम भाव जीव है। बराबर? जीवनादि पर्याय वाला जीव 9 आगम भाव जीव है। यद्यपि नाम और स्थापना दोनों निक्षेपों में संज्ञा रखी जाती है, बिना नाम रखे स्थापना हो ही नहीं सकती, तो भी स्थापित भिन्न आदि में पूजा, आदर और अनुग्रहाभिलाषा होती है, जबकि केवल नाम में नहीं। अतः इन दोनों में अंतर है। ये वापस 12वें नंबर का जो पैराग्राफ है, इस 12वें नंबर के पैराग्राफ में वापस थोड़ा सा पीछे चले गए, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में अंतर बता दिया। पंडित जी, हाँ जी। तो आगम द्रव्य और 9 आगम द्रव्य है, तो ऐसा ले सकते हैं कि एक चेतनामयी है और एक अचेतनमयी है, ऐसा कुछ भाव नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा ना। यहाँ अचेतना और चेतना की बात तो नहीं कही है। यहाँ तो आगम द्रव्य जीव और आगम भाव जीव, क्या 9 आगम की तो बात ही नहीं करी अभी। आगम द्रव्य जीव और आगम भाव जीव। आगम द्रव्य जीव कौन है? जो वर्तमान में आगम संबंधी विषय के उपयोग से रहित है, वो आगम द्रव्य जीव है। और जो वर्तमान में आगम ज्ञान रूप उपयोग से युक्त है, सहित है, वो आगम भाव जीव है। ख्याल में आ रही है बात क्या है? आगम द्रव्य जीव और आगम भाव जीव, इनका क्या अर्थ है? एक मिनट, थोड़ा क्लैरिफाई। आगम की बात नहीं करी अभी। मैंने लिख लिया कि जो आगम सिर्फ जानता है और उपयोग में नहीं है, वो आगम द्रव्य। वैसा नहीं है क्या पंडित जी? ऐसा ही है, आगम का जानकार है लेकिन उपयोग में नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही समझ रहे हैं आप? आगम का जानकार है लेकिन वर्तमान में उसके ज्ञान से रहित है। ज्ञान से रहित का मतलब उपयोग में नहीं आ रही है वो बात। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई सामने आए हुए व्यक्ति का भी नाम भूल जाते हैं जिस व्यक्ति से बहुत परिचय हो। कई बार हो जाता है इस तरह, किसी चीज का नाम ही याद नहीं आ रहा है और हम कहते हैं अरे इतना अच्छा नाम है उसका, हमारा जवान पे नहीं आ रहा, बस कौन सा है वो
बस वही है, कौन सा याद नहीं आ रहा हमारे, क्या कहलाएगा ये? आगम द्रव्य जीव। आगम का ज्ञाता, किसी विशिष्ट विषयों का ज्ञाता, लेकिन तत्काल वर्तमान में उपयोग से रहित, पूर्व में भी उपयोग था और भविष्य में भी उपयोग था। मैंने कहा भूत भावी पर्यायों से युक्त। द्रव्य निक्षेप में क्या बात ली अपन ने? भूत भावी पर्यायों से युक्त। तो पहले होगा कि बाद में होगा, और फिर इसी में हमने ले लिया वर्तमान में उपयोग से जो युक्त है वो ले लिया भाव निक्षेप में। माने भाव निक्षेप में वर्तमान पर्याय को ग्रहण किया जाता है और द्रव्य निक्षेप में भूत भावी पर्याय को ग्रहण किया जाता है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। फिर आगे 12 नंबर के पैराग्राफ में नाम और स्थापना, इनमें अंतर बतला दिया। नाम निक्षेप क्या चीज है और स्थापना निक्षेप क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो कहा देखिए, संज्ञा तो दोनों में रखी जाएगी, ठीक है ना। संज्ञा तो दोनों होगी, क्योंकि बिना नाम की स्थापना कैसे होगी। लेकिन तो भी जो स्थापित जिन आदि में पूजा और अनुग्रह आदि की जो अभिलाषा होती है वो नाम में नहीं होती। इस तरह दोनों में अंतर है। नाम में क्या दम है, खाली नाम में, लेकिन जिसमें स्थापना कर दी है हमने तो पूजन में आदर हो जाता है, व्यक्ति में प्रतिमा के अंदर बहुमान हो जाता है। जैसे देखिए दुकानों पर प्रतिमाएं रखी रहती है। हमारे यहाँ जयपुर में भगवान बहुत बनते हैं, मूर्तियाँ बहुत बनती है जयपुर में। तो जो मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं और हम पसंद करने के लिए जाते हैं, तो जो ग्राहक होते हैं वे कहते हैं हमें आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बताओ। कोई कहता है हमारे को महावीर भगवान की प्रतिमा दिखाओ, तो कहता है भैया हमारे पास तो आदिनाथ और महावीर की नहीं है, हमारे पास तो प्रतिमा है, आप पसंद कर लो। जो आपको अच्छी देखने में पसंद आ जाए, कलर में पसंद आ जाए, जिसका पाषाण पत्थर पसंद आ जाए वो पसंद कर लो। महावीर की चाहोगे तो महावीर की बना देंगे और आदिनाथ की चाहोगे तो आदिनाथ की बना देंगे। ये कैसे बना दोगे? हम उसमें चिन्ह जैसा आप कहोगे वैसा बना देंगे, वही प्रतिमा हो जाएगी। एक बात ख्याल है, वो ऐसा कहता है आप जो कहो भगवान बना सकते हैं हम इनको। आप कहो तो नेमिनाथ बना दे, आप कहो तो शांतिनाथ बना दे, प्रतिमा वही। और फिर उसके बाद में भी चिन्ह बनाते बनाते भी वो कभी बड़ी प्रतिमा हो तो उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, हैं? हम कहें कि नहीं नहीं इसका कान थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, उसी के ऊपर पैर रख करके चढ़ गया और ऊपर अपने औजार लेकर के उसको थोड़ा सा घिसने लगा कि नहीं नहीं ये जो नाक दिख रही, आँख जो दिख रही है ये नासाग्र दृष्टि होना चाहिए, थोड़ा सा इधर, तो घिस करके उसको उधर बना देता है। फिर अब हुए पंचकल्याणक। अब उसमें क्या होगा कि ये तो नाम निक्षेप तक की बात हुई, उसने क्या किया, नामकरण कर दिया, उसका नाम रख दिया चिन्ह बना करके कि इनका ये नाम है। अब स्थापना में क्या होगा, अब वो आदर पने का व्यवहार हो जाएगा, पंचकल्याणक के उपरांत बहुमान हो जाएगा। तो आदर और अनुग्रह आदि की जो अभिलाषा है वो केवल नाम में नहीं होती। इस तरह से इन दोनों में अंतर है, नाम और स्थापना का अंतर हुआ। फिर आगे, यद्यपि द्रव्य और भाव की पृथक सत्ता नहीं है, दोनों में अभेद है, फिर भी संज्ञा लक्षण आदि की दृष्टि से इन दोनों में भिन्नता है। क्या कह रहे हैं? देखो, द्रव्य और भाव इन दोनों की अलग सत्ता नहीं है, ये दोनों अलग अलग वस्तु में नहीं है। एक ही वस्तु को वर्तमान पर्याय से देख रहे हो वो भाव निक्षेप है, और उसी वस्तु को भूत भावी की अपेक्षा से देख रहे हो ये द्रव्य निक्षेप। ये फर्क है, इसमें वस्तु भेद नहीं है। संज्ञा लक्षण आदि की दृष्टि से भेद दिखाई देंगे। समझ में आ रही है क्या कुछ बात? द्रव्य और भाव निक्षेप से रिलेटेड बात समझ में आई क्या? क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी।
जहाँ आपको वर्तमान दिखे वो भाव निक्षेप, और जहाँ आपको भूत भावी दिखे वो द्रव्य निक्षेप। अभी की बात करो भाव निक्षेप, आगे की सोचो द्रव्य निक्षेप। आज क्या हो आप, भाव निक्षेप, और पहले क्या थे उसको भी देखो, द्रव्य निक्षेप। ख्याल में आ गई बात, क्या कहना चाहते हैं? एक तो एग्जाम्पल दे दो ने। हमने रावण का उदाहरण देकर के बताई थी ना। क्लासिफिकेशन करके फिर उसके साथ एग्जाम्पल दे दीजिए, वो हम थोड़ा चार्ट बना रहे हैं। किस चीज के लिए प्रभावन क्या बोल रहे हैं? वो द्रव्य के भी दो वो है ना भाग, द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। आगम द्रव्य और नो आगम, वो द्रव्य के हैं, सॉरी मैंने यहाँ तो आगम का तो आपने दे दिया था एग्जाम्पल, और तो नो आगम का भी इसी से रिलेटेड जो अभी एग्जाम्पल चल रहा है ना, उसी से आप उसको कनेक्ट अगर कर सकते हैं। एक्चुअल में नो आगम के फिर 3 वेद बतला दिए गए हैं, ऐसा है। तो अभी नो आगम की बात तो छेड़ी नहीं अपन ने, अभी सिर्फ आगम द्रव्य निक्षेप की बात की है, और आगम द्रव्य निक्षेप के अंदर उसके भूतभावी पर्यायों की अपेक्षा से देखा है। ये समझ लीजिए ना, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को उसकी भूतभावी पर्यायों के आधार पर देखा जाता है, वर्तमान पर्याय के आधार पर न देख करके, तो समझ लीजिए वो द्रव्य निक्षेप का कथन होता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे पूछूं, भरत चक्रवर्ती जानते हैं आप सभी, जानते ही होंगे, बहुत फेमस कैरेक्टर है अपने प्रथमानुयुग का, भरत जी चक्रवर्ती। मैं आपसे पूछता हूँ, ये भरत चक्रवर्ती हैं कि भरत जी सिद्ध भगवान है? वर्तमान से देखो तो सिद्ध भगवान हो गए ने, तो वो भाव चक्रवर्ती देखना, हाँ, और उन्हें चक्रवर्ती देखना, जब भी भरत नाम है हमें ऐसे लगता है अकेला भरत बोलना मतलब उनके नाम में से कुछ मिस कर दिया हो, कुछ माइनस कर दिया हो, अधूरा नाम बोला जा रहा है। उनका चक्रवर्तित्व पद उनके नाम से इतना अभिन्न हो गया है कि मानो वो नाम का ही पार्ट बन गया हो। हम जब भी भरत जी को देखते हैं चक्रवर्तित्व के रूप में ही देखते हैं। द्रव्य निक्षेप, भूत से कथन करना, ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे बहुत हैं। हम कहते हैं आपसे, इंद्रभूति को जानते हो आप? इंद्रभूति कौन है? गौतम गणधर। इंद्रभूति गौतम गणधर जानते हो ना सब लोग, इंद्रभूति गौतम गणधर को? कि हाँ हाँ जानते हैं, गणधर है कि परमात्मा है? जैसे गणधर देखना तो में प्रेसिडेंट क्लिंटन कहना, वैसी वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल क्लिंटन कह देना, अभी भी प्रेसिडेंट कह देना उसको, बिल क्लिंटन को, ठीक है ना। और ओबामा को प्रेसिडेंट कहना, वो भाव निक्षेप, वो आगम भाव का हो गया ना, भाव निक्षेप होगा ना वो, वर्तमान का। वर्तमान प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कहना ये भाव निक्षेप का कथन है। और भूतकालीन प्रेसिडेंट को, जैसे के पहले, तो भूतकालीन का वो नौ आगम में आएगा कि आगम द्रव्य में आएगा? द्रव्य में ही आएगा। अभी आगम और नौ आगम का भेद नहीं कर रहे हैं अपन, अभी वो द्रव्य में ही आएगा, है ना। अभी तो शास्त्राभ्यास की अपेक्षा से उन्होंने आगम नौ आगम के भेद किए हैं वास्तव में। ऐसे भेदों में नहीं जाए आप तो मूल प्रकरण ही समझने में, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इनका क्या स्वरूप है। तो नाम निक्षेप हो गया किसी भी वस्तु का नामकरण, स्थापना निक्षेप हो गया कि उसमें किसी और की स्थापना कर देना, द्रव्य निक्षेप हो गया उसे भूत और भावी के आधार पर देखना। वर्तमान नहीं दिखेगा, सिर्फ भूत भावी दिखेगा, समझ लेना आप। राजा ऋषभदेव के दिखना, उनको राजकुमार महावीर देखना, ये तो भूत के आधार पर देख रहे हैं अपन। जो पार्श्वनाथ के ऊपर जिसने उपसर्ग किया उसको कमठ देखना,
ये द्रव्य निक्षेप का कथन होगा। कमठ उपसर्ग कर रहा है और पार्श्वनाथ विचलित नहीं हो रहे। कौन कमठ? कौन कमठ? आप जानते हैं कमठ कौन था? 10 भव पहले का नाम है कमठ उसका। आप जानते हैं 10 भव से माने समझ लो आप, हजार वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से आज उस व्यक्ति को कोई कमठ के नाम से नहीं पहचानता। आज की तारीख में भी जिस समय, आज का मतलब जिस समय पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग कर रहा है उस समय भी वो कमठ नहीं है। कमठ ने उपसर्ग किया ही नहीं। सारे जगत में प्रसिद्ध है कमठ का उपसर्ग, सारे जगत में फेमस है कि नहीं कमठ का उपसर्ग? पार्श्वनाथ पर किसने उपसर्ग किया था? अभी आप लोगों से पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे? सब ये कहिए कमठ ने उपसर्ग किया था। आपका कथन गलत नहीं है, लेकिन कैसा सच है? द्रव्य निक्षेप वाला सच है। भाव निक्षेप से देखोगे तो उपसर्ग किसने किया था? एक देव गति के देव ने किया था उपसर्ग। एक देव ने उपसर्ग किया और हमने क्या कह दिया? कमठ ने उपसर्ग किया। 10 भव पहले मंत्री के बेटे थे ना, ये दोनों ही भाई थे ना। क्या नाम था? एक का नाम था कमठ और एक का नाम था मरुभूति। कमठ और मरुभूति ये दोनों भाई थे। और फिर मरुभूति को बेच करके उसकी पत्नी पर मोहित होकर के कमठ ने ऐसा दुष्कृत्य किया और फिर उसके बाद में, तब से आने के बाद में उसको कमठ को सजा दी गई। तो फिर उसने बैर बांध लिया और वो बैर 10 भव तक चलता रहा और आज भी हम उसे कमठ के नाम से ही जानते हैं। कमठ के बाद में 10 पर्याय उसने धारण कर ली और वर्तमान में न मालूम कहाँ होगा, उसके बावजूद भी हम उसे पहचानते हैं कमठ के नाम से ही, द्रव्य निक्षेप। और देख लो आप, जैसे आपने प्रेसिडेंट की बात की है, ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो भी है कथन किए जा सकते हैं। ये हेडमास्टर साहब हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये कैसे हैं? आज मजिस्ट्रेट नहीं है तो भी उनको मजिस्ट्रेट कहना, द्रव्य निक्षेप। ठीक है। और वर्तमान वाले का उस रूप से कथन, ये भाव निक्षेप। जैसा कल पूछ रहे थे ना आप लोग कुछ स्थापना के संदर्भ में किसी व्यक्ति के बारे में, कि मान लो असली गुरुदेव कहीं हैं और गुरुदेव को ही गुरुदेव कहना। जैसे मान लो मैं संजीव हूँ तो कोई मेरे को संजीव कहे तो ये तदाकार स्थापना है कि अतदाकार स्थापना है? किसी ने ऐसा पूछा था। मुझे संजीव गोदा कहना ये तदाकार स्थापना है कि अतदाकार स्थापना है? ये स्थापना ही नहीं है। वो तो उपस्थित में तो नहीं होता है, क्योंकि प्रेजेंस है आपकी, तो प्रेजेंट है ना। हाँ, तो फिर क्या है ये संजीव गोदा को संजीव गोदा कहना? ये भाव निक्षेप का कथन है। समझ में आ गई बात? जो व्यक्ति जिस समय, जिस रूप में है, जिस पर्याय रूप से है, जिस अवस्था रूप से है, उसे उस रूप प्रतिपादित करना, उसे उस रूप कहना, उसे उस रूप लिखना, वर्तमान के, प्रेजेंट के आधार पर, वर्तमान पद के आधार पर, वर्तमान प्रतिष्ठा के आधार पर, वर्तमान योग्यता के आधार पर प्रतिपादित करना, भाव निक्षेप। ठीक है। ये आपका द्रव्य भाव निक्षेप की बात कर रहे हैं ना, वो अभी अब तक भाव पे हम नहीं गए हैं। जो चौथा है, नहीं, चौथा कर रहा हूँ, 4th पॉइंट। क्या हुआ? नहीं ख्याल में आई क्या कुछ बात? कुछ पूछना हो तो बोलिए। पंडित जी एक सब वो वापस कार्ड बता दीजिए ताकि सब एक बार नाम लिख लेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपने बताया नाम, फिर स्थापना में 2, साकारक असाकारक, द्रव्य में 2 आगम और आगम, और फिर भाव भी भेद बताया ना आपने? भाव का तो अभी तक नहीं बताया मैंने कुछ भी। अच्छा, तो ठीक है, अभी इतने भेद हैं। तो अब वो जो लोग सुन रहे हैं वो अगर नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव लिख दोगे ना, तो फिर जब पंडित जी भाव बोलेंगे तो अपने को क्या
ख्याल आ जाएगा तो ये चौथे। नहीं भाव मैं मतलब चौथे। हाँ अम्मी जी, मैं जो पूछ रही बोलिए। थी वो आपने जो बताया ना कि संजीव गोदा तो क्या कहेंगे आप, तो भाव निक्षेप हुआ, तो भाव निक्षेप वो चौथा वाला भाव निक्षेप वो मैं पूछ रही हूँ कि वो द्रव्य वाला हाँ भाव चौथा वाला ही है, हाँ ओके चौथा वाला ही है, वो बात कर रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है ना। देखिए एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ मैं आगे वाला, पैराग्राफ नंबर 14 पर 14 से 18 पेज नंबर 283 अपने जो तत्वार्थ राजवार्तिक है इसका। प्रश्न, सबसे पहले द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि द्रव्य के ही नाम स्थापना आदि निक्षेप किए जाते हैं। शंकाकार की शंका है, तो शंकाकार तो कुछ भी शंका रख सकता है, तो कोई स्वरूप नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, द्रव्य की चर्चा कर रहा है, सबसे पहले द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि नाम स्थापना आदि निक्षेप द्रव्य के ही होते हैं, वस्तु के ही होंगे, पदार्थ के ही होंगे। उत्तर, क्योंकि समस्त लोक व्यवहार संज्ञा अर्थात नाम से चलते हैं, अतः सम व्यवहार में मुख्य हेतु होने से नाम का सर्वप्रथम ग्रहण किया है। बोलो मतलब ऐसा, ये एक नई शैली में चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए इस तरह की शैली की चर्चा कहीं मिलती नहीं है अपने को। ये तत्वार्थ सूत्र की बहुत सुंदर तरह से की गई व्याख्या है, ये सूत्रों की व्याख्या। सब नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्पन्यास है, ये सूत्र दिया है। आपको ये सूत्र भी याद हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि निक्षेप कौन से होते हैं तो आपको सूत्र याद आ जाना चाहिए, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्पन्यास है, ये निक्षेप है। अब ये कह रहे हैं कि आप सबसे पहले द्रव्य की चर्चा करो, नाम आदि तो द्रव्य के होंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, लोक व्यवहार चलाने के लिए सबसे पहले नाम बताना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हो? सबसे पहले तो नाम बतलाओ। अपन भी जो बायोडेटा लिखते हैं उसमें सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या आता है? नाम। उसके बाद में पिताजी का नाम और जगह, स्थान, आवास वगैरह और सारी फिर योग्यताएं और फिर डिटेल आएगी। सबसे पहली चीज क्या आएगी? नाम। ये कह रहे हैं क्योंकि समस्त लोक व्यवहार संज्ञा अर्थात नाम से चलते हैं, अतः सम व्यवहार में मुख्य रूप से मुख्य हेतु होने से नाम का सर्वप्रथम ग्रहण किया है। सम व्यवहार में मुख्य हेतु, सम व्यवहार का मतलब व्यवहार चलाने में, लोक व्यवहार के लिए, बातचीत करने के लिए, संबोधन करने के लिए कुछ तो नाम देना पड़ेगा। सम व्यवहार में मुख्य हेतु होने से नाम का सर्वप्रथम ग्रहण किया गया है। स्तुति, निंदा, राग, द्वेष आदि सारी प्रवृत्तियां नामाधीन है। तो ये नाम ही नहीं होगा तो बाकी सारी प्रवृत्तियों का क्या लेना देना है? जितनी भी निंदा, प्रशंसा आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती है, सबके पीछे मूल हेतु क्या होगा? नाम। वही असली हेतु। नाम के बिना किसकी निंदा और किसकी प्रशंसा? बोलो, मैं किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना यदि उसके बारे में प्रशंसा करता रहूं, अरे राव उसका तो क्या कहना, आप जानते हो क्या व्यक्तित्व है, वो तो कोई गजब ही है, उसका तो फेस देखो, आप उसके एक्सप्रेशन देखो, उसके बोलने का तरीका देखो, उसका बिजनेस देखो, काम करने का ढंग देखो, हर काम को क्या गजब व्यक्ति है भाई वो तो, उसके बारे में तो हम क्या कहें, गजब ही है वो तो। क्या किसकी बात कर रहे हो आप? किसकी? किसी की नहीं। अरे नाम तो बताओ कौन है आदमी। किसी की निंदा कर रहे हो, वो बहुत बुरा है, बहुत कशाई है, लोभी बहुत है, वो तो बिल्कुल उससे तो व्यवहार ही नहीं होना चाहिए, उससे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अरे नाम मत लो उसका। नहीं है कौन, किसकी बात? अरे नाम मत लो उसका। अरे नाम नहीं लो, बताओ तो सही, लेकिन है कौन? सबसे पहली चीज क्या होगी? स्तुति, निंदा, राग, द्वेष आदि सारी प्रवृत्तियां किसके अधीन है? किसके अधीन चलेगी सारी प्रवृत्तियां? नाम के अधीन ही चलेंगी। नाम अधीन है, जिसका नाम रख लिया गया है उसी की यह वही है, इस प्रकार स्थापना होती है। माने यह वही है, इस प्रकार की स्थापना कब होगी?
का नाम रख लिया गया है। उसके बाद अतः नाम के बाद स्थापना का ग्रहण किया है। द्रव्य और भाव पूर्वोत्तर कालवर्ती हैं, अतः पहले द्रव्य और बाद में भाव का ग्रहण किया है। ठीक है ना, द्रव्य का पहले और भाव का उसके बाद में, ये पूर्वोत्तर कालवर्ती है ये, क्योंकि काल की अपेक्षा द्रव्य और भाव का जो कथन है वो काल की अपेक्षा से है। नाम और स्थापना का कथन काल की अपेक्षा से नहीं है। नाम और स्थापना में काल नहीं लागू होगा। द्रव्य निक्षेप की चर्चा करेंगे तो काल लागू होगा, भाव निक्षेप की चर्चा करेंगे तो काल से करेंगे। ठीक है ना, कौन सा काल होगा कि प्रेजेंट यदि है तो भाव निक्षेप का है, और पास्ट और फ्यूचर है तो द्रव्य निक्षेप वाला है। देखिए, अतः नाम के बाद स्थापना का ग्रहण, ये तो हो गया ना। द्रव्य और भाव पूर्वोत्तर कालवर्ती है, अतः पहले द्रव्य और बाद में भाव का ग्रहण किया है। अथवा भाव के साथ निकटता और दूरी की अपेक्षा, इनका क्रम समझना चाहिए। भाव के साथ निकटता और दूरी की अपेक्षा से इनका क्रम समझना चाहिए। भाव प्रधान है क्योंकि भाव की व्याख्या ही अन्य के द्वारा होती है। भाव के निकट द्रव्य है क्योंकि दोनों का संबंध है। इसके पहले स्थापना इसलिए रखी गई है कि वह अतद्रूप पदार्थ में तद्बुद्धि कराने में प्रधान कारण है। देखो, आप भाव और द्रव्य की बात करेंगे, पहले स्थापना इसलिए रखी गई। स्थापना क्यों रखी गई है द्रव्य और भाव के पहले? कि वह अतद्रूप पदार्थ में, जो पदार्थ उस रूप नहीं है उसमें भी तद्बुद्धि कराने में प्रधान कारण है। इसलिए वो प्रधान कारण होने से स्थापना को और पहले रखा गया है। किस चीज में प्रधान कारण? असद्रूप पदार्थ। असद्रूप पदार्थ का मतलब वही वस्तु तो भिन्न है, लेकिन हमने किसी दूसरी को कुछ कह दिया। जैसे मान लीजिए स्टेज पर हमारे को अग्नि जलती हुई दिखानी हो तो हम अग्नि नहीं जलाते हैं, हम कुंड बना करके उसके अंदर कोई वो लाइट की रोशनी से चमकती हुई पन्नियां, जिनको देख करके लगे कि अग्नि की लपटें उठ रही है, ऐसी पन्नियां दर्शा देते हैं। हम समझ लेते हैं कि ये अग्नि है। देखिए क्या कह रहे हैं, भाव प्रधान है क्योंकि भाव की व्याख्या ही अन्य के द्वारा होती है। भाव के निकट द्रव्य क्योंकि दोनों का संबंध। पहले स्थापना इसलिए रखी गई है, यहाँ पढ़ रहे थे अपन, स्थापना पहले क्यों रखी गई है? द्रव्य और भाव के पहले भी स्थापना क्यों रखी? क्योंकि वह अतद्रूप पदार्थ में, माने जो नहीं था उसमें तद्बुद्धि कराने में, माने जो अग्नि नहीं है उसमें भी अग्नि ऐसा प्रतिपादित कराने में। अग्नि नहीं है इसका नाम है अतद्रूप, और तद्बुद्धि कराने में माने कि यह अग्नि है, ऐसा दर्शकों को ऐसा प्रतिभासित हो कि यह अग्नि है। सीता की अग्नि परीक्षा का प्रसंग दिखाना है हमारे को, स्टेज पर मंचन करना है उसका। अब क्या करेंगे बोलो? तो तद्बुद्धि कराने में प्रधान कारण है। उससे पहले नाम का ग्रहण किया है क्योंकि वे भाव से अत्यंत दूर है। जो भाव के पास में है वो नजदीक है, और जो भाव से दूर है वो उतना ही दूर होता चला गया। इसलिए एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि 14 से 18 नंबर तक के पैराग्राफ में आचार्य देव ने यहाँ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों के संदर्भ में उठने वाली जो शंका है, जिस शंका में इनके क्रम के संदर्भ में प्रश्न उठाया गया है, उस शंका का समाधान होता है। माने ऐसा समाधान होता है इसके माध्यम से कि ओ ये बात है, ये क्रम है इनका। अच्छा, नाम, स्थापना, भाव, द्रव्य नहीं है, द्रव्य भाव ही होगा। अच्छा, स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप, भाव द्रव्य निक्षेप की नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले नाम निक्षेप ही होगा, फिर स्थापना होगी, फिर द्रव्य होगा और फिर भाव होगा। इस तरह से चार बातों के क्रम से रिलेटेड यहाँ ये अपने
18 नंबर पैराग्राफ तक की अपनी चर्चा हुई है। आगे और भी इसी प्रकार की चर्चाएं हैं। अपन या तो कोशिश करते हैं कल इस पूरे प्रकरण को पूरा कर दें, जिससे अगले सूत्र की व्याख्या की जा सके। जनवाणी स्तुति बोल लेते हैं हम लोग। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप, सदा देत हूँ धूप। 9 वर्णों का